नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिताजी के स्वर्गवास होने के कारण तमाम विघ्न सामने आए और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आज से हम सुव्यवस्थित रूप से अपने वीडियो को आपके लिए आपके सम्मुख डालने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में मेरा विश्वास है कि हम सफल रहेंगे। आज का टॉपिक है, जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन, मतलब सुशासन। डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र। हमने ये देखा कि 1990 में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, 1990 के दशक में, तो दो रिपोर्टों में वर्ल्ड बैंक ने दो रिपोर्टों को प्रस्तुत किया। उसके माध्यम से गुड गवर्नेंस हमें देखा, यानी सब सहारन अफ्रीका और गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। यदि हम देखें तो हम पाते हैं, मैं इसकी शुरुआत अटल जी की पंक्तियों से करना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे चाय ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, यह बात इस बात को इंगित करती है कि हम सामुदायिकता की बात कर रहे हैं, हम एक समूह की बात कर रहे हैं, हम एक समाज की बात कर रहे हैं, हम समाज के प्रत्येक तबके की बात कर रहे हैं, हम समाज में महिला पुरुष की बात कर रहे हैं, हम समाज में दिव्यांग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके की बात कर रहे हैं, हम समाज में SC ST OBC जनरल की बात कर रहे हैं, हम समाज के अंदर चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। सभी लोगों की भागीदारी से हमारे भारत का कल्याण होगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये चेष्टा होनी चाहिए कि हमारा योगदान हमारे देश के लिए है, हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे। ये चेष्टाएं हमने जो चूंकि रिपोर्ट है 1990 के दशक में जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आई, उसके अनुसार हमने समझने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर देखें तो हम वैदिक काल से इस बात को कह रहे हैं कि राजा के अंदर दैवत्व का गुण होता है। राजा अपने प्रजा से उतना ही प्यार करता है जिस तरीके से अपनी संतान से प्यार करता है। इसलिए प्रजा और राजा के बीच में वैदिक काल में भी पिता और पुत्र का संबंध, यानी पिता और संतान का संबंध दर्शाया गया है। विष्णुगुप्त यानी चाणक्य यानी कौटिल्य ने एक बात कही थी कि राजा वह है जो जनता की खुशी में अपनी खुशी समझे, राजा वह है जो जनता के कल्याण में स्वयं का कल्याण समझे। हम तो इस धरती के वो सपूत हैं जिन्हें मालूम है कि वैदिक काल से लेकर आज तक के समय में हमने जनता के कल्याण को एक अवधारणात्मक रूप से देखने की कोशिश की और हमने सभी तबकों को एक साथ देश के विकास के रथ पर चलाने की बात कही। लेकिन वर्तमान परिवेश
थोड़ा सा बदला है। वर्तमान परिवेश में लोगों के जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो लोगों का उत्तरदायित्व बदला है। अब गुड गवर्नेंस को हम पूरा का पूरा आज तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गुड गवर्नेंस क्या है, स्वराज क्या है, यानी सुशासन क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। शिवाजी के पिताजी ने भी स्वराज की बात की थी, गांधी जी ने भी स्वराज की बात की थी। वही तो स्वराज जो है आज का टॉपिक है कि स्वराज है क्या, और उस स्वराज को हमको देखना है। इसलिए आज हम स्वराज पे चर्चा करेंगे और भारत के नेतागिरी में बदले स्वरूप को चर्चा करेंगे, और हम सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा, और जागृत होने के बाद हमको ये नेताओं को दर्शाना पड़ेगा कि जनता वास्तविकता में वो जनता नहीं है, जनता वास्तविकता में जनार्दन है, यानी ईश्वर है, और ईश्वर को रुष्ट करना समाज के लिए घातक हो सकता है, नेताओं के लिए घातक हो सकता है। इसलिए आज का हमने टॉपिक रखा गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में हम 8 भागों में इसको विभाजित किया है। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुशासन क्या है? स्वराज का मतलब ऐसे माहौल का बनाना है जिसे सभी नागरिक चाहें, वो नागरिक किसी भी धर्म के हो, लिंग के हो, जाति के क्यों ना हो, वह अपनी अपनी पूरी क्षमता का विकास करें। सुशासन का दूसरा उद्देश्य सभी नागरिकों को प्रभावी और बराबरी की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। दिस इज कॉल्ड द गुड गवर्नेंस। अब सुशासन की विशेषताएं 8 भागों में चिन्हित की हैं मैंने। भागीदारी, चाहे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताती कि भागीदारी प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी जो जन है, यानी जो महिला और पुरुष है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको लगे कि मैं देश का एक नागरिक हूं और मेरा धर्म यह है कि मैं देश के विकास में अपनी पूर्ण आहुति दूं और देश का विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश करूं। कानून का शासन, यहां से थोड़ा सा डेमोक्रेसी में बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। पहले तो कानून का शासन हम पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या भ्रांतियां आ गई हैं। तो कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमें चाहिए। कानून को एक निष्पक्ष ईमानदार पुलिस बल की आवश्यकता हमें होती है। तीसरा पॉइंट है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में नियमों का उल्लंघन ना हो, यानी प्रत्येक कार्य नियमों के अनुसार किया जाए, अपने पद का कदापि दुरुपयोग न किया जाए और ईमानदारी का परिचय हमेशा दिया जाए। अब आती है प्रतिक्रियाशीलता, यानी प्रतिक्रियाशील। सुशासन के तहत सभी संस्थाएं एक समय में एक सीमा के भीतर सभी साझेदारों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सहमति मूलकता। सहमति मूलकता में समाज में कई प्रकार के दृष्टिकोण मौजूद होते हैं। सुशासन समाज के अलग अलग हितों के बीच में मध्य मार्ग की जरूरत को महसूस करता है और इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक देश में व्यापक सहमति कायम हो सके जो कि सभी समुदाय के हितों में कायम हो। अब आपको यहाँ पर यह देखने की बात यह है कि आपकी सहमति मूलकता में सभी समाज में तमाम लोग हैं, पांचों उंगलियां समान नहीं होती, लेकिन हमें इनके कम से कम मूल तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। समाज में अगर दिव्यांग कोई व्यक्ति है या कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है या वो एसटी है, ओबीसी है, एससी है, उसके भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उसका काम करना चाहिए। उसे भी उतने विकास के अवसर देने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि देश का
कोई धर्म नहीं होता। देश बिना धर्म के चलता है। देश का धर्म उसका संविधान होता है और कुछ नहीं होता। और हमें प्रत्येक नागरिकों को संविधान की सर्वोच्चता को अपने चरमोत्कर्ष पर ले आना है। और जिस तरीके से संविधान में वर्णित, हमारे संविधानविदों ने जो वर्णित किया है, उन्हीं को आधार बनाकर हमको चलना है। तब ये देश विश्व गुरु के कगार पर पहुंचने में सफल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समानता और समावेशिता। सुशासन के तहत समाज के सभी सदस्यों को हृदय से लगना चाहिए कि वो समाज की मुख्य धारा से बाहर नहीं है, बल्कि वो उसका भाग है और उनसे ही समाज बन रहा है। सपोज कीजिए कि मैं दिव्यांग हूँ, सपोज नहीं, वास्तविकता में मैं दिव्यांग हूँ और उस दिव्यांगता की दृष्टि से अभी मुझे कोई हे दृष्टि से देखे तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और मुझे लगेगा कि भारतवर्ष में मेरा जन्म ही बेकार हुआ है। तो इसलिए मैं वहां पर ये सोचूं कि मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हूँ, जो सभी के पास है वो सभी चीजें मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अपने मानसिक बल पर मैं प्राप्त करता हूँ, शारीरिक बल नहीं है तो मैं मानसिक बल के आधार पर प्राप्त कर सकता हूँ। और मेरी जवाबदेहिता यानी देश के प्रति है और मैं देश के उन्नति में चार चांद और लगाऊं। ये समाज की समानता और समावेशिता का उदाहरण फिर बनेगा। नेक्स्ट है प्रभाविता और दक्षता। सुशासन के तहत संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और दक्षता, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण तो भाई वो चीज है कि प्रत्येक पर्यावरण में अगर कोई कीट भी है, कोई मच्छर भी है, कोई कीड़ा भी है, कोई कुत्ता है, कोई ऊंट है, कोई गाय है, कोई बिल्ली है, कोई सांप है, कोई छछूंदर है इत्यादि, यदि कोई व्यक्ति उनमें से कोई जीव अगर मरता है तो निसंदेह अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से परिलक्षित कर लीजिए कि वह व्यक्ति नहीं मरा, आप मरे हैं, क्योंकि वह समाज के मतलब इस धरा के एनवायरनमेंट के प्रमुख घटक है, वो कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट के मरने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी कीट के मरने पर हम पेस्टिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, हम तमाम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, इससे कि हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है। वो कीट की एक उपयोगिता ईश्वर ने इस धरा पर दी थी, हमने उसे खत्म कर दिया, तो इसका मतलब हमने स्वयं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ष, कुछ ना कुछ पल, कुछ ना कुछ दिन हमने स्वयं के कम कर लिए और हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हुआ। इसलिए इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करो, आर्टिकल का नहीं, मतलब आर्टिफिशियल का नहीं, नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करो और सतत यानी कंटिन्यूअस प्रयोग करना है इसका। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखना है, यानी एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन का ध्यान रखना है। उत्तरदायित्व तो सुशासन की सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। न केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि निजी क्षेत्र, नागरिक, समाज और संगठन भी जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। अगर मेरा उत्तरदायी है, सपोज कीजिए आप कल जिला अधिकारी बने, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपको 140 अधिकार दिए गए हैं। अब वो 140 अधिकारों में आपने 130 अधिकारों का प्रयोग किया और 10 अधिकार आपने अपने लाभ के चक्कर में फंसकर और अनैतिक तरीके से धन को कमा लिया, तो समाज कहीं ना कहीं प्रदूषित हुआ। आप उत्तरदायी हैं। भारत सरकार ने आपको जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया और आपने उसका अनैतिकता का परिचय दिया और अनैतिकता का परिचय देने के बाद समाज को वो लाभ नहीं मिला, उस जिले को वो लाभ नहीं मिला जो लाभ मिलना चाहिए था। इसलिए आज हमने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की गई कि व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन क्या है, और डेमोक्रेसी के ऊपर हम कल बताएंगे, फिर परसों इसमें बताएंगे
कि आज के परिवेश में भारत में कहाँ कहाँ पर लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की अधिकता हो रही है, और ब्यूरोक्रेसी को भारत सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है। जनता के पक्ष में ब्यूरोक्रेट को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह एक IAS अधिकारी है। उसको ये सोचना चाहिए कि वह उसका संविधान में नाम जो है आपका जन सेवक के रूप में है, वो जनता का नौकर है, जनता का सेवक है। उसके रूप में जहाँ उसके अंदर घमंड आएगा कि वह जन राजा है, तो वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अब कंटिन्यूस रूप में वीडियो दूं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कल तक के लिए आपसे जय हिंद।